ये हो गया हमारा ओवरी। इस ओवरी में क्या होता है, ये फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। तो ये जो एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही एफएसएच इसको क्या करेगा, आएगा करेगा भैया उठो जाओ, यानी कि इसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम्हारा काम आ गया है, अब उठो निकलो और चलो काम करो। ये पहले निकले यहाँ से, अब यहाँ से जब निकले तो बच्चे ब्रेक फॉलिकल बनाए, तो जब ये मैच्योर हो गया तो इसका जब 14वां दिन है यानी 40 दिन पे ये क्या है, ये लुटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन हथौड़ा लेके आया, इसको मारा टूट गया। ठीक है, इसी को क्या बोल दिया, ओव्यूलेशन प्रोसेस। आगे तरफ से फ्रंटल आ गया, पीछे से जो कवर कर रहा है ऑक्सीपिटल, दोनों साइड से जो कर रहा है टेम्पोरल, और दोनों ऊपर छत लगा रहा है इसका ब्रेन का, ये स्कल का ये जो छत लगा रहा है इसको पैराइटल बोला गया। अब आपको सोचिए अगर छत लग गया तो जमीन तो होगी, उस जमीन को रोकने के लिए कौन सी बोन होती है, दो बोन होता है। तो यहाँ से बेस बना रहा है तो दो हड्डियां होती है बेस। ये जो पहला हड्डी है इसको बोला गया क्या, ईथेमॉइड। यहाँ बोला तो ऐसे आती है डाइन। देखिए हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो थैलेमस बहुत खतरनाक लोग हैं। ठीक है, तो खतरनाक लोग होते हैं उनके घर में डाइन होते हैं। डाइन क्या करते हैं और कौन करता है सर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये कैसे करता है तो आप जानिए। बहुत लोग कहते हैं ये पीछे का माथा मेरा गर्म होता है, पीछे वाला यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद रखिएगा ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे का माथा गर्म जल्दी होता है। तो ये क्या करता है, गर्म करता है बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि टेम्परेचर को ये इंक्रीज करता है। अब सर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हेटेरो कहाँ से आ गया। जैसे हम लोग याद करिए कि बायोलॉजी में हम लोग 12th क्लास में तो क्या पढ़ते थे कि एनी के बारे में पढ़ते थे, याद आ रहा है कुछ, एनी मतलब क्रोमोसोम वाले चैप्टर का। ये जो क्रोमोसोम वाला चैप्टर है, इस क्रोमोसोम वाले चैप्टर में हम कैसे पढ़ते थे, यस यस कैपिटल है तो यस यस, एक स्मॉल कैपिटल है और एक मान लीजिए स्मॉल आ गया, तो क्या है दोनों सेम होते हैं चीजें, उसको क्या बोल दिया गया कि हो गया इस तरह से होमोलॉजी होता है। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंस हो गए तो क्या हो गया, हेटेरो। मतलब दो चीजें हैं इसमें, आपको दिख रहा है पार्ट होते हैं, दो पार्ट मैंने बताई दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से नीचे हार्मोन, एक क्वेश्चन याद करो, हार्मोन के साथ दो हार्मोन, इसको आजकल थोड़ा लैंग्वेज टफ देने लगे हैं, जैसे ये सोमैटोटॉपिन याद रखिए। ठीक है, दो हार्मोन कौन सा बोला जाता है, सोमैटोटॉपिन। थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन के लिए, जैसा कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा। तो हालांकि मैं सारे चीज की डिटेल, इसके पहले जितना भी वीडियो मैंने, 2 वीडियो मेरे अपलोड है, दोनों वीडियो एक प्रीलिम्स के लिए स्पेशल है नॉर्थ के, एक नॉर्थ मेंस के लिए वेरी स्पेशल है समझिए। मतलब उसमें एक ऐसा चीट कोड है, एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि आज तक कहीं नहीं बताया गया होगा, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि बेहद अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को पहले देखे दोनों पार्ट को, फिर एक कंप्लीट अपना स्ट्रेटजी बनाए, एक रोड मैप बनाए सीधे। तो मेरे साथ जैसे मैं डेली करता हूँ वैसे मेरे साथ लग जाइए। पहले क्या, पहले थ्योरी, पहले चलेगा हम लोगों का क्या, सबसे पहले थ्योरी, थ्योरी के साथ साथ मैं क्या करवाऊंगा, एमसीक्यू सेशन। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों जो साथ चलेंगे, ठीक है, और प्लस इसके साथ नॉन टेक भी साथ में चलेगा। ठीक है, जिससे क्या है कि ये कंप्लीट पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे कभी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी टॉपिक को लेकर के मैं सारा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। और हाँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रभात द्विवेदी, जो कि मुझे लगभग 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है कि कैसे स्ट्रेटेजी मेंटेन की जाती है, कैसे टॉपिक को इजी बनाया जाता है, कैसे इस इजी वाले को लर्न किया जाता है, कहाँ पे कॉन्सेप्टुअल चीज आते हैं, एक कॉन्सेप्ट से कैसे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जब आप लोग मेरी क्लासेस देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा पसंद आएगा, बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एक भी सेकंड। आज का हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, आप नोट्स के लिए परेशान नहीं होइएगा, ना ही आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करिएगा। मेरे पास जो पूरा पीपीटी है, स्लाइड है, मैं सारा आपको शेयर करूंगा। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहाँ पे ये चीजें मिल जाएगा, इसको मैं लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और वीडियो के बीच में इस पीपीटी या पीडीएफ का आपको क्या मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, क्योंकि इस पे लॉक लगा होगा। तो किस पार्ट में मिलेगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक बेहद ही सुंदर सुशील अच्छा आपको नोट मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक है हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आज का पहला एमएसएन का पहला टॉपिक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम इतना अच्छा है ना, इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक सिम्टम अगर दे दिया जाएगा, उससे तार जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए साइन सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सब कुछ आप एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह बता सकते हो। इसमें कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस सिस्टम का सबसे बेहद खास बात यह है, तो अभी जैसे कि हम लोगों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो हम लोगों को पहले ये देखना होगा कि एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन दोनों भी सब्जेक्ट में, और हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन हम लोग क्या है ना, जब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो ये अलग अलग पढ़ाई करते हैं इसका। लेकिन हम लोग को कंपटीशन बेस पे प्रिपरेशन करेंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक में पढ़ाई जाएगी, और इस साथ ही साथ इसके साथ ही साथ क्या होता है कि एमएसएन वाला यानी कि डिसऑर्डर पोर्शन, तीनों एक साथ चलता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी करूंगा, देन उसके डिसऑर्डर पे आऊंगा।
सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी। देन हम लोग समझेंगे फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। जैसा कि मैं बता दूं, एनाटॉमी मतलब होता है किसी भी चीज का क्या स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन। अभी मैं समझा रहा हूँ इसको एग्जांपल लेकर के कि कैसे दोनों में डिफरेंशिएट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ब्रेन, ये हमारा है ब्रेन। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऐसे जो भी पार्ट होते हैं जिनको हम देख सकें, छू सकें, इनको क्या बोल दिया गया है, स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर की स्टडी किसमें की जाती है, एनाटॉमी में। और हालांकि जो ये स्ट्रक्चर है, इसका जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ ब्रेन, तो ब्रेन का कुछ फंक्शन है, हम लोग को पता है कि ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। ब्रेन का फंक्शन होता है क्या, कॉग्निटिव चीजें, कॉग्निटिव प्रोसेस करता है ये। कॉग्निटिव में क्या क्या आता है, बहुत सारे सवाल आता है, तो इसमें आता है टॉप सीएमजीआर। जैसे थिंकिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, मेमोरी हो गया। तो इस तरह से सारी जो चीजें होती है जिसको हम लोग ना ही छू सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ना ही क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, और ना ही देख सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी में। तो जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर ब्रेन जो है हमारा, ये अगर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब ये अगर एनाटॉमी पोर्शन है, तो इसका फिजियोलॉजी क्या है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग को मैं बता दिया हूं, कॉग्निटिव चीजें जितनी भी थिंकिंग, मेमोरी और ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें होती है ना, ये हमारा एक ब्रेन का फंक्शन होता है। तो यही जो ब्रेन का फंक्शन है, जिसको क्या बोल दिया गया है, माइंड, माइंड यहां से निकल के माइंड आता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन। इसको बोल दिया गया हम लोग इजी वे में फंक्शन। तो ये सारी चीजें फिजियोलॉजी में फंक्शन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, एनाटॉमी में ओनली ओनली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हमें पता है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, तो ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ और समझते हैं, ये आखिर इंडोक्राइन सिस्टम निकल के कहां से आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक चीज होता है क्या, ग्लैंड, जिसको क्या हिंदी में क्या बोला गया है, ग्रंथि, ग्रंथि। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कुछ सेल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सेल से दो या दो से अधिक सेलों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये एक भी सेल हो सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी मोटी मोटा समझ लेते हैं कि ग्लैंड, ग्लैंड जो होता है हमारा हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रंथ। ग्रंथ किससे मिलकर बना होता है, सेलों से मिलकर बना होता है। तो अगर ये ग्रंथ है, इसको ग्लैंड क्यों बोला गया सर, ग्लैंड इसलिए बोला गया इसको क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता है। क्या करता है, सिक्रीशन। ये सिक्रीशन को क्या बोला जाता है, केमिकल, जिसको बायोलॉजी के टर्म में हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, केमिकल मैसेंजर। इसका पूरा नाम केमिकल मैसेंजर। अब सवाल आता है, ये केमिकल मैसेंजर जो है क्या सही है, ग्लैंड से निकलता है, सीधे कहां पे जाता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, किसके थ्रू जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आगे इसको मैं डिटेल में हैंडल कराऊंगा। अभी देखिए ग्लैंड जो है, ग्लैंड दो टाइप के मान लीजिए हो गया, ठीक है, मेजर मेजर दो टाइप के हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ते हैं तो इसको तीन टाइप में पढ़ते हैं। कौन कौन से सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। एक हो जाता है क्या, इंडोक्राइन। जाहिर सी बात है, ये जो क्राइन होता है, क्राइन मतलब होता है क्या, ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है सर। अब क्या दूसरा टर्म, अगर यहाँ इंडो है तो जाहिर सी बात है जहां इंडो रहेगा वहां एक्सो जरूर रहेगा, एक्सोक्राइन। और सर एक मिक्स टाइप का होता है जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रो, हेट्रोक्राइन। अब सर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ये सर हेट्रो कहां से आ गया। तो जैसे हम लोग याद करिए कि बायोलॉजी में हम लोग 12th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे कि एलील, एलील के बारे में पढ़ते थे, याद आ रहा है कुछ, एलील, एलील मतलब क्या, क्रोमोसोम वाले चैप्टर का। ये जो क्रोमोसोम वाला चैप्टर है, इस क्रोमोसोम वाले चैप्टर में हम कैसे पढ़ते थे, यक्स, अगर कैपिटल है तो यक्स, एक स्मॉल कैपिटल है और एक मान लीजिए स्मॉल आ गया, तो क्या है, दोनों जब सेम होते हैं चीजें तो उसको क्या बोल दिया गया कि होमो, इस टर्म के लिए होमो यूज होता है। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो क्या हो गया, हेट्रो। मतलब दो चीजें हैं इसमें, आपको दिख रहा होगा इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। तो दो चीजों के लिए हमेशा जो टर्म यूज होगा वो हेट्रो होगा, ठीक है। हेट्रो मतलब दो चीजों से मिलकर कुछ बना हो, यानी कि जाहिर सी बात है अगर हेट्रो है तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडो आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, एक्सो आ जाएगा, ठीक सर। अब इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब थोड़ा सा इसके एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर जो स्टडी होती है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। एनाटॉमी, किसी भी वर्ड को तोड़ दीजिए, जब आपको जब नहीं आता है कोई चीज तो उस वर्ड को क्या करिए आप, बीच से क्या करिए, तोड़ दीजिए।
तोड़ने से क्या होगा सर? तोड़ने से ये होगा, मान लीजिए यहाँ से आपने इसको तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया, ठीक है। बीच से तोड़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ दिख रहा है अलग अलग? बिल्कुल दिखेगा। तो जिस भी शब्द के पीछे ओमी लगा, टॉमी ओमी टॉमी, ये सब जो चीजें लगे ना, इसका मतलब होता है क्या? ओपनिंग। और जो एना शब्द का मतलब होता है सर ना, वो होता है कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारी स्किन है, ठीक है, ये 3D स्किन है, एक सेक्शन है स्किन का। इस पे क्या करेंगे जब हम लोग किसी भी चीज का एक वर्टिकल स्टडी कर रहे हैं, वो भी किसके अंदर? इसमें ओपनिंग बना करके, ठीक है सर। एना मतलब होता है किसी भी सेल या स्किन या टिश्यू के ऊपर। इस टॉमी का मतलब हो गया ओपनिंग बना करके जो स्टडी हम कर रहे हैं, उसको क्या बोल दिया गया सर? एनाटॉमी, एनाटॉमी, ठीक है सर। और फिर सर जो ये इसके अंदर से हम लोग स्टडी जो किए हैं, इसका कुछ कार्य होगा, फिर वो हो जाएगा किसमें? फिजियोलॉजी में। तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस कर सकते हैं, क्या क्या अलग हो सकता है। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पे ये क्लासिफिकेशन हो गया सर। अब जैसा कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट उठा होगा, सर आपने ग्लैंड बताया कि ग्लैंड क्या होता है, 3 तरह के बता दिया, कौन कौन से सर? कौन कौन से सर? फिर से एक बार बता दीजिए। एक हो गया एंडोक्राइन, एक हो गया एंडोक्राइन, एक हो गया एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक क्या हो गया सर? हेट्रोक्राइन। तीनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? ये इंडोक्राइन है, इंडो जिस भी शब्द के अंदर आता है मतलब इंटरनल रूप से, इंटरनल रूप से। अभी इसको मैं तोड़ के बता रहा हूँ क्या चीजें हैं। यहाँ एक्सो मतलब बाहर के रूप से, हेट्रो मतलब होता है दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक सर। अब अगर इसका नाम इंडोक्राइन है तो इसको तोड़ दीजिए, इंडो प्लस क्राइन, ठीक है सर। क्राइन मतलब क्या हो गया? ग्लैंड हो गया। अब इंडो का मतलब क्या हो गया? अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है सर। मान लीजिए हमारा कोई ग्लैंड है, ग्लैंड एक्स है, ठीक। ये ग्लैंड अगर एक्स है, यहाँ से तो हमें पता है कि कोई ना कोई आर्टरी, वेन, कैपिलरी कुछ ना कुछ जाएगा ही सेल के बगल से जस्ट। तो अगर ये जो हमारा ग्लैंड है, ये सीधे इस केमिकल मैसेंजर, जिसको हमने क्या बोला था? केमिकल मैसेंजर, इसको क्या करेगा? अगर ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है। अब सर ब्लड में कैसे छोड़ेगा? तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे ये फंक्शन करता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये हो गया हमारा पेनक्रियाज, ठीक है सर। ये हो गया क्या? अमाशय, पेनक्रियाज। यहाँ पे सर 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, हमको पता है। ये हो गया हमारा 3 तरह का सेल। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि किसमें आता है? हेट्रोक्राइन में, ठीक है। अभी इसी से आपको इंडो, एक्सो, हेट्रो तीनों क्लियर करवा देता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें मानिए, इसमें कोई भी जो केमिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस से जो केमिकल रिलीज हुआ सर, इस केमिकल और क्या बोल सकते हैं सर? इसको बोल दिया जाता है हार्मोन, ठीक सर। यहाँ से निकल के आ गया हार्मोन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि हार्मोन किसे कहते हैं। तो ये जो हार्मोन शब्द आया है, ये हार्मोन शब्द कहाँ से निकला? तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि हार्मोन क्या होते हैं। जाहिर सी बात है आपको पता चलेगा कि ये केमिकल होते हैं। कैसे प्रोसेस होता है? केमिकल प्रोसेस से ये पैदा हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं सर? ये यहाँ से एक जा रही है आपकी आर्टरी, ठीक है सर। आर्टरी जा रही है, तो इस आर्टरी में क्या है सर? ब्लड है, आरबीसी है। हमें तो पता ही है क्या चीजें हैं, इतना तो बेसिक पता होगा कि हाँ नसों में खून दौड़ता है, ठीक है। तो अगर इस ग्लैंड से ये डायरेक्ट ब्लड में चीजें, चीजें क्या? ये हार्मोन डायरेक्ट अगर इसमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट छोड़ने को क्या बोल दिया गया? डक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ पे क्या है? डक्टलेस है, डक्ट नहीं है इसमें। अगर डक्ट नहीं है तो क्या होगा? ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ेगा। ये ब्लड से होते हुए ये जो केमिकल हार्मोन जा रहा है, ये मान लीजिए टारगेट ऑर्गन है। क्या है ये? टारगेट ऑर्गन। यहाँ पे गया, यहाँ पे अपना इसको स्टिमुलेट किया। यहाँ पे क्या मिलते हैं? रिसेप्टर मिलते हैं हार्मोन्स के। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? फिर इसको फंक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ना, इसको हम टोटल बोल दिया फिजियोलॉजी। लेकिन ये जो डक्ट, ये डक्ट का जो मामला है, अगर है तो क्या बोल दिया गया? एक्सोक्राइन, ठीक है सर। यहां से निकल के आ गया एक्सोक्राइन। अगर डक्ट है, यानी डक्ट जो है प्रेजेंट है, ये डक्ट प्रेजेंट है, तो इसको बोल दिया गया एक्सोक्राइन। तो सर अब एक एग्जांपल बता दीजिए। तो हेट्रोक्राइन का मैंने बता दिया, ठीक है। अभी पहले समझ लेते हैं एंडोक्राइन क्या होता है। अगर ये डक्ट नहीं है, डक्टलेस है, ये हार्मोन केमिकल मैसेंजर डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिए गए, ये होते हुए इस वेन के थ्रू होते हुए, आर्टरी के थ्रू होते हुए टारगेट के रिसेप्टर पे पहुंचे और वहां फंक्शन करवा रहे हैं। मतलब यहाँ किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो अगर डक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो ऐसे सिस्टम को क्या बोल दिया हम लोग? एंडोक्राइन। कुछ आ रहा है ना समझ में? अब मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर वे में, क्लियर कट में बता देता हूँ। सर जो ग्लैंड है 3 तरह का होता है, कौन कौन से? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और क्या? हेट्रोक्राइन। हेट्रो में क्या आ गया? इंडो प्लस एक्सो बोथ। एक्सो में क्या है सर? यहाँ डक्ट क्या है? प्रेजेंट रहेगा। एंडोक्राइन में क्या होगा? डक्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा। अगर ये फंक्शन की बात करें इनके, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में, हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएगा। क्या घुस जाएगा? हार्मोन घुस जाएगा। हार्मोन को और क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। क्यों केमिकल मैसेंजर बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो क्या ले जाता है? मैसेज को ले जाता है। कहां पे ले जाता है सर? टारगेट रिसेप्टर पे ले जाता है।
और ये रिसेप्टर क्या करवाते हैं, पर्टिकुलर हर एक रिसेप्टर का, हर एक हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है, जो कि हमारी लाइफ को सेविंग में, लाइफ को प्रोटेक्टिंग में बहुत ही क्या होते हैं, एकदम समझिए कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बिना पूरी बॉडी का फंक्शन ठप हो जाएगा, ठीक है सर। और जब ठप होगा बॉडी का फंक्शन तो क्या हो जाएगा सर, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ अगर डेथ हो रही है तो बेहद जरूरी क्या है, ये ग्लैंड, ठीक है। और बात करें एक्सोक्राइन की, एक्सोक्राइन में डक्ट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा, क्या हुआ, ये ग्लैंड बना दिया मैंने, ठीक है, ये बना दिया टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर, ये हो गया हमारा एक डक्ट। इसका पर्टिकुलर खुद का डक्ट होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ये किसी वेन, किसी आर्टरी के थ्रू नहीं अपने मैसेज को भेजता है, ये खुद का एक डक्ट बनाएगा, एक डक्ट के थ्रू होते हुए इसका केमिकल मैसेंजर जो है यहाँ जाएगा टारगेट ऑर्गन पे, और क्या करवाएगा, फंक्शन करवाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ जाएगा ग्लैंड क्या होते हैं और कौन से टाइप होते हैं। अब क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने एंडोक्राइन सिस्टम तो बता दिया, इस एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझाइए, इसका डेवलपमेंट क्या होता है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दीजिए जो एग्जाम के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो हम बात करते हैं अगर एंडोक्राइन सिस्टम सिस्टम की, ठीक है सर। तो एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स, ये एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ से निकल के आया, एंडोक्राइन, इंडोक्राइन वहां से उठा करके हम लोगों ने इसको अलग किया। अब हम लोग एंडोक्राइन के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, इसके पास क्या होता है, खुद का एक डक्ट नहीं होता है, ठीक है, डक्ट लेस होता है, इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस चीज को ध्यान में बैठा लीजिएगा। कभी अगर पूछ लिया कि किसमें डक्ट होता है किसमें नहीं होता है, तो इसको आप लोग बेहद अच्छा जवाब देके आइएगा, गलत नहीं करिएगा। तो अगर दूसरे पॉइंट की बात कर ले कि सर इसका डेवलपमेंट कब होता है, इसका डेवलपमेंट जो होता है क्या होता है, 1 से 2 मंथ में होता है, ठीक है। अगर वीक में पूछता है तो 3 से 8 वीक के अंदर हो जाता है। और सर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा क्या चीजें हैं। अभी अब एक क्वेश्चन आता है, सर अगर इंडोक्राइन का डेवलपमेंट 1 से 2 महीने या 3 से 8 वीक में हो रहा है, तो सबसे पहला इंडोक्राइन के अंदर कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट डेवलप होता है, तो कौन सी ग्लैंड डेवलप होती है, क्वेश्चन निकल के आता है, पीवाईक्यू के बेस से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेवलप होने वाला कौन सा है, सबसे फर्स्ट डेवलप होता है क्या, थायराइड ग्लैंड। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्या है, पीवाईक्यू है। बहुत पहले पूछ चुका है क्वेश्चन। अब आता है सर, थोड़ा सा आप इंडोक्राइन पढ़ा रहे हैं तो इंडोक्राइन के पिताजी के बारे में बताइए। पिताजी आई मीन इसके फादर कौन है, इसके फादर कौन है, थॉमस एडिसन है। नोट्स का टेंशन बिल्कुल आप लोग नहीं लीजिएगा, आपको एक अच्छा सुंदर सा स्लाइड मिल जाएगा, ये देखिए रखे हैं आपके लिए, ये देखिए पूरा, ठीक है। अब आता है सर, अगर इंडोक्राइन सिस्टम को, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, अगर इस इंडोक्राइन सिस्टम को इससे नर्वस सिस्टम से जोड़ दिया जाए, नर्वस सिस्टम से जोड़ दिया जाए, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ने पे इसको क्या बोल दिया गया, इंटीग्रेटिंग सिस्टम। अब ये इंटीग्रेटिंग शब्द का मतलब बताइए सर, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो कि जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कभी कभी, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं कि इंटीग्रेटिंग सर्किट, इस तरह से इंटीग्रेटिंग हम लोग नहीं पढ़ते, मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे इंटीग्रेटिंग सर्किट। तो क्या इंटीग्रेटिंग मतलब दो चीजों को, दो सर्किट को आपस में जोड़ देना, इसी को बोल दिया इंटीग्रेटिंग सर्किट। तो इसी तरह से ये भी काम करता है कि इंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसको बोल दिया गया है क्या, इंटीग्रेटिंग सिस्टम। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, वो एम से। अब बात आती है कि सर आपने डक्ट के बारे में बता दिया, किसमें होता है किसमें नहीं, कौन सा सबसे पहले डेवलप होता है, पिताजी के बारे में बता दिया, इनके इंटीग्रेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया। अब सर इसके टाइप के बारे में भी आपने थोड़ा सा बता दिया। अब टाइप के थोड़ा सा एग्जाम्पल बताइए सर, जैसा कि आपने बोला था पहले। तो मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एक आता है इंडोक्राइन, एक आता है एक्सोक्राइन, एक आता है क्या, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन, ठीक है। तो बात करें हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन में मैंने बता दिया कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज है। और एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए एक्सोक्राइन का तो सलाइवरी ग्लैंड है। क्यों सर, क्योंकि ये मान लीजिए एक्सटेंशन डक्ट है, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तो ये हो गया हमारा कौन, इंसान, ठीक है, ये हो गया हमारे कौन, इंसान हो गया, ये हो गया इनकी आंखें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं क्या होता है, एक ग्लैंड पाया जाता है, कौन सा ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। इस पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है सर, इसमें पाई जाती है स्टेंसन डक्ट, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टेंसन डक्ट। इसका काम क्या होता है, ये जो लार बनता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, और क्या जो भी हमारा सिक्रीशन होता है माउथ में, वो इसी डक्ट से, स्टेंसन डक्ट से होते हुए हमारे माउथ में आता है, ठीक है सर, क्लियर हो गया।
जिसको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोल दूं मैं सलाइवा, बाद में मत करना कि बताया नहीं सर ने, सलाइवा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया किस चीज का, एक्सोक्राइन का, सलाइवरी ग्लैंड सबसे बेस्ट एग्जांपल। पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटेंशन डक्ट, ये इसका डक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले बताया कि डक्ट इसमें प्रेजेंट होता है, तो जब डक्ट प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल दिया गया, एक्सोक्राइन। अब बात आता है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन में अब जैसे कि ये एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, इसको तो हम डाइजेस्टिव में कुछ निपटा देते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर के समझा देंगे, लेकिन ये एंडोक्राइन एक एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या सर, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ और क्या बोल सकते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, जितने आपको ये नाम सुने सुने लगते हैं ना, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। तो ये सर आपने टाइप बता दिया। अब क्या होता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि सेल क्या आते हैं, इसका क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड लेके बता देता हूँ, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सर जैसा कि मैंने बताया कि ग्लैंड है, ग्लैंड में क्या होता है, जो सेल होता है, सेल में जो पदार्थ होता है, सिक्रीशन होते हैं, इस सिक्रीशन को क्या बोल दिया गया, केमिकल मैसेंजर। थोड़ा साइड कर लीजिए इसमें, केमिकल मैसेंजर। इस केमिकल मैसेंजर को क्या बोल दिया गया है, हार्मोन बोल दिया है। इसका फर्स्ट डेवलपमेंट किस चीज का होता है, थायराइड ग्लैंड का होता है। फादर कौन है, एंडोक्राइनोलॉजी के थॉमस एडिसन, याद रखिएगा। इंटीग्रेटिंग सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में मर्ज कर दिया जाए, एक साथ पढ़ा जाए, तो उसको क्या बोल दिया गया, इंटीग्रेटिंग सिस्टम। अब जैसा कि मैंने इंडोक्राइन के बारे में बताया, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन, दोनों के तीनों के एग्जांपल बता दिए, सब कुछ हो गया। अब मैंने बोला था कि इसको एक ग्लैंड के आधार पे, सेल के आधार पे ग्लैंड को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल नंबर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। आप जब भी कुछ ना समझ में आए शब्दों को तोड़ दीजिए, मैं हमेशा बोलूंगा यूनि मतलब क्या होता है कि एक, सेलुलर मतलब क्या होता है सेल, तो निकल के क्या आ गया कि जो एक सेल से मिलकर बना हो, क्या सर, जो एक कोशिका, कोशिका मतलब सेल से बना हो, ठीक है। अब इसको तोड़िए, मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब बहुत सारे नहीं, दो या दो से अधिक, दो या मोर देन टू, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में, एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम्पल में पिट्यूटरी, थायराइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सेल नहीं, बहुत सारी छोटे 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 सेल मिलकर के ऐसे पूरे बना करके इसको रेडी रखते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन का। और यूनिसेलुलर सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोबलेट सेल म्यूकस, ठीक है। ये क्या नीट पीजी में पूछा गया था, तो ये पीआईक्यू है, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिए, गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रीशन करता है। अब कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं, ये रहा हमारा क्या एक्स्ट्रा पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया कि इसका डेवलपमेंट 1 से 2 महीने या 3 से 8 वीक में होता है। इसका डेवलपमेंट इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा में जो इससे रिलेट करते हैं, जो हम लोग को बहुत बेहद कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, इसको मान सकते हैं क्या, कंफ्यूजन पॉइंट, जो कि हर एक बच्चे का एक में मर्ज हो जाता है कि सर 21 दिन में ये था, या 22 दिन में होता, 24 दिन में ये था, 5 महीने में होता, 1-2 महीने में था। इसको एक साथ हमेशा पढ़ा करिए, पढ़ने की यही टेक्निक है। 1 से 2 महीने में क्या हो गया, एंडोक्राइन का डेवलपमेंट हो रहा है। और 24 दिन में क्या हो रहा है, किडनी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। 21 दिन में क्या होता है, हार्ट जो होता है पंप करना स्टार्ट कर देता है, 4 चैम्बर भले ही बाद में बने, लेकिन पंप करना स्टार्ट कर देता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छा सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठ के आता है। बहुत सारे टॉपिक है, एमआई है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और रटवाऊंगा नहीं कुछ, मैं एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। 3 मंथ में क्या होता है सर, यूरिन फॉर्मेशन होता है, ये भी एक बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआईक्यू है, बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन में आने का एक उम्मीद है। तो ये उम्मीद है कि ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आई होगी। अब सर आपने ये सब बता दिया, अब इंडोक्राइन के अंदर अब शुरू करते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ से भर भर के कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सर हाइपोथैलेमस को और क्या बोला जाता है, इसको हेड मास्टर बोलते हैं, यानी मास्टर किसको बोलते हैं सर, अगर ये हेड मास्टर है तो मास्टर भी कोई होगा, तो मास्टर किसको बोला गया, पिट्यूटरी को मास्टर बोल दिए, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी को क्या बोल दिया गया, मास्टर ग्लैंड, लेकिन इसको क्या बोल दिया गया, हेड मास्टर। क्यों हेड मास्टर बोला गया है, क्योंकि ये क्या करता है, मास्टर को कंट्रोल करता है, हेड मास्टर। ये पिट्यूटरी मास्टर हुआ, तो इसको कंट्रोल करने वाला हेड मास्टर कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है सर। पार्ट ऑफ ब्रेन बट एक्ट एज ए ग्लैंड, ये है हाइपोथैलेमस जो होता है, किसका पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है सर, ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ब्रेन का पार्ट होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं ना, पूरी एक इनकी एक फैमिली होती है, कौन सी फैमिली, थैलमस फैमिली, जिसमें हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आगे नर्वस सिस्टम में डील कर दूंगा। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ आप बस इतने पे ध्यान दीजिए। तो क्या है, ये पार्ट ऑफ ब्रेन बट एक्ट एज ए ग्लैंड, ये ही एक सिर्फ एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ब्रेन का पार्ट है, और एक्ट कैसे करता है कि ग्लैंड के जैसे काम करता है। अब सर ये क्या होता है, ये लटका हुआ होता है, ठीक है, ये अटैच होता है, इससे जो ये होता है, ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऊपर की तरफ अटैच हुआ होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो क्यों बोला गया सर,
क्योंकि ये क्या पाया जाता है थैलमस के जस्ट बीनीथ, बीनीथ मतलब क्या, नीचे पाया जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ डायनसिफिलम, ठीक है। तो ये ऐसे अगर याद करिए, डायन, डायन मतलब क्या होता है, हाइपोथैलेमस से याद करिए। तो यहाँ से बेहद अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है जो कि एग्जाम के नजर से बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए। पूछ लेगा हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डायनसिफिलम का पार्ट है। अब पूछेगा क्या सर ये हाइपोथैलेमस में क्या क्या पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस में मेनली क्या होता है कि दो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। अब सर ये आप बताएं कि इसको थोड़ा सा इजी बनाइए, तो मैं बताऊं जहां तक कि ये जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है, जब ये सीएनएस में, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो एक स्लाइड लेकर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में हैंडल करता हूँ। सर इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हमको क्या नर्वस सिस्टम में घुसना पड़ेगा। अगर हम लोग नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है, एक क्या होता है, एक होता है सीएनएस, एक क्या होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, मुझे याद आ गया, पीवाईक्यू है, एक्टिव पेयर होता है, कितना होता है, एक्टिव पेयर। ये क्या हो गया, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है सर, नर्वस सिस्टम जो होता है किससे बना होता है, ये हमारे क्या होता है, न्यूरॉन से। तो एक क्वेश्चन यहाँ न्यूरॉन से निकल के आता है, न्यूरॉन में क्या होता है सर, न्यूरॉन में ऐसी कौन सी चीज नहीं होती है जिसके कारण डिवीजन नहीं होता। ये एक बेहद ही उम्मीद रखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें क्या नहीं होता सर, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम याद रखिएगा, सेंट्रोसोम नहीं होता है जिसकी वजह से इसका डिवीजन नहीं हो पाता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय। ये हो गया हमारा क्या, सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि न्यूरॉन का डिवीजन नहीं होता है। और दो तरह से नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं, कैसा कैसा, एक सीएनएस एक पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जब सर ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन तो ऐसा तो है नहीं कि न्यूरॉन के पार्ट नहीं होंगे। सर ये हो गया हमारा क्या, एक हो गया न्यूरॉन, ये हो गया न्यूरॉन। ये हमारा हो गया एक न्यूरॉन। अब जैसा कि हमें पता है कि न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन से पार्ट। अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें, ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो गए। कौन कौन से दो पार्ट सर, थोड़ा सा आप बताएंगे। दो पार्ट कौन कौन से हो गए सर, दो पार्ट के बारे में अगर बात करें तो ये निकल के आ गया क्या, यहाँ से सेल बॉडी। बस ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे इसको फिट करते जाइए दिमाग में। ये हो गया हमारा सेल बॉडी, और ये हो गया क्या, ये हो गया एक्सॉन। तो यहाँ से निकल के क्या क्या आ रहा है, एक सेल बॉडी आ रहा है, एक एक्सॉन आ रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देख लीजिए सीएनएस, ये हो गया हमारा क्या, सेल बॉडी, ये क्या हो गया, एक्सॉन। जैसा कि हमें पता है कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन मिल करके इसको बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या, ब्रेन, ये ब्रेन हो गया। थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। ये हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है। तो जैसा कि पता है कि यहाँ साइड साइड पे क्या होते हैं, साइड साइड पे क्या हो गया, साइड यहाँ से कुछ निकलता है न्यूरॉन की तरह, आपको दिख रहा है न्यूरॉन, बस 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 यही न्यूरॉन है। क्या है, यही न्यूरॉन है। मैं एक एग्जांपल के जैसे लेकर के समझा रहा था। ये आपको ये जो गोला दिख रहा है, गोला 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 मतलब अभी देखिए, ये जो मैं जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को क्या बोला गया सर, इसी को बोला गया है सेल बॉडी। एक सेल बॉडी तो है नहीं, बहुत सारे देखिए अरेंज है, अरेंज है, तो इसको क्या बोल दिया गया, ग्रुप में है, ठीक है। और क्या सर, ये भी देखिए इधर, यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो ऐसे ऐसे निकल के आए हैं, इनको क्या बोल दिया गया सर, ये क्या है, एक्सॉन। और बहुत सारे एक्सॉन है, इसलिए ये भी क्या है, ग्रुप में है, तो इसको बोल दिया एक्सोनल ग्रुप, इसको सेल बॉडी का ग्रुप बोल दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या, स्पाइनल कार्ड, ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कार्ड निकल गया। इसमें भी सर ऐसे ही अरेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऐसे एच शेप में होता है ना, साइड साइड में होगा, इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या क्या पाए जाएंगे, सेल बॉडी होगा, और क्या होगा, प्लस क्या होगा, एक्सोन होगा, एक्सोनल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, और यहाँ से चार क्वेश्चन निकलेगा आपका, तो यहाँ से चार क्वेश्चन निकलेगा। जो सीएनएस है, ठीक है, सीएनएस में अगर सेल बॉडी का अगर कोई ग्रुप पाया जाएगा, ठीक, तो इसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियाई। अब आपको थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो न्यूक्लियाई आया है कहाँ से आया है। तो जैसा कि मैं समझाया हूँ कि ये पूरा हो गया हमारा क्या, ब्रेन का एक लोब, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में ये साइड साइड में क्या पाया जा रहा है, ये साइड साइड में आपको दिख रहा होगा, इधर 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 इधर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा वीडियो मेरा क्या था कि वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से सर, एक होता है कि सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिस्टम। एक क्या होता है सर, एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या खास बात है, जैसे कि इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। आप सिंपल सा बात है, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, हमें मालूम है,
न्यूरॉन से, ठीक है। ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और न्यूरॉन की एक खास बात होती है, इनका कभी डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, इसलिए कभी भी इनका जो नंबर है वो कभी मल्टीप्लीकेशन में नहीं बढ़ता है, कभी भी इनका सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि नीट पीजी में पूछा गया था, ये नीट पीजी में कि सेल डिवीजन इसका क्यों नहीं होता है। तो सेल डिवीजन इसका इसलिए नहीं होता है कि इसमें क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम। जैसा कि एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेंट्रोसोम की वजह से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए तारक का है, ठीक है, तारक का है। ये क्या है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता सर, सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, मुझे याद आ गया, मैं बता दूं, पीएनएस का पेयर पूछा था, एक्टिव पेयर पार्ट में पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, एक्टिव जोड़े होते हैं, ठीक है। अब इतना सारा मैं क्यों बता रहा हूँ सर, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सीएनएस है और पीएनएस है, ये दोनों किसके पार्ट है, नर्वस सिस्टम के। और अगर ये न्यूरॉन की बात करें हम, तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूरॉन, ये हो गया न्यूरॉन, ये क्या हो गया सर, न्यूरॉन, ये हो गया हमारा टिरोडेंड्राइट्स न्यूरॉन के, सिनैप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा जब क्लास लूंगा, ठीक है। तो अभी मोटी मोटा में समझिए कि आपको मतलब क्या है इस न्यूरॉन से। सिर्फ अगर इसको 20 से हम लोग डिवाइड कर दें, कहां से, ये यहाँ से 20 से, मान लो हमने क्या किया, 20 से हमने कर दिया क्या, कट कर दिया, ठीक है। तो इसके दो पार्ट आ रहे हैं निकल के, कौन कौन से, पहले तो सबसे पहला ये पार्ट जो हो रहा है, इसको क्या बोल दिया हमने, सेल बॉडी, ठीक। और ये वाला पार्ट क्या हो गया सर, ये हो गया एक्सोनल बॉडी, सेल बॉडी है, एक्सोनल बॉडी, सिंपल सा बात है। तो मैं यहाँ तक क्यों लेके आया हूँ, तो जाहिर सी बात है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पेरीफेरी में अरेंज दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये यही, ये वाले जो आपको सेल बॉडी दिख रहा है, ये वही है। और ये जो एक्सोनल वाला है, ये रेड कलर वाला है, ठीक है। तो हमको जैसे पता है कि जो ब्रेन हमारा वो एक नर्व सिस्टम से, एक नर्व सेल से तो बना नहीं है, बहुत सारे नर्व सेल है। नर्व सेल का काम क्या है कि ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको सेल बॉडी दिख रहा है पेरीफेरी में, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। तो यही 3 4 5 दो या दो से अधिक एक साथ जब मिल जाते हैं, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसी को न्यूक्लियाई बोल देते हैं। तो ध्यान से एक बात नोटिस करिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, काफी बजा के पूछता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, मान लीजिए स्पाइनल कार्ड यहाँ से निकल गया, तो इसमें भी क्या होगा सर, ये भी किसका पार्ट है, ये स्पाइनल कार्ड किसका पार्ट है। तो अभी सीएनएस में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि दो चीजें होते हैं, क्या क्या, पहला होता है क्या, एक आता है हमारा ब्रेन, दूसरा क्या आता है सर, ये आता है फिर स्पाइनल कार्ड, ये हो गया स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दो पार्ट होते हैं। तो अगर ये सीएनएस में मिलकर बनता है, तो सीएनएस में इसको क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये अगर पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या, यानी ये इसको छोड़ के, क्योंकि ये भी क्या है, सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये भी किसका पार्ट है, सीएनएस का है। तो स्पाइनल कार्ड में और किसमें, ब्रेन में, ये दोनों में क्या जा रहा है, तो सीएनएस में इसको क्या बोल दिया गया सर, न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर यही पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहां से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर ये इसका नाम बदल जाता है, अब ये हो गया क्या, गैंग्लियाई, ठीक है सर। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। अगर आपसे पीएनएस में पूछ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सोन का जो गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, बंडल होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गैंग्लियाई। अगर यही चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिल रहा है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, कौन कौन सी, एक आता है स्पाइनल कार्ड आता है, एक आता है ब्रेन। तो ये स्पाइनल कार्ड और ये ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोल दिया गया सर, न्यूक्लियाई। यही जो न्यूक्लियाई है, इसको याद रखिएगा अभी, यहां से जो न्यूक्लियाई निकल के आया है, ये देखिए, ये यही न्यूक्लियाई क्या है, बंडल है, बंडल है। लेकिन कैसे काम कर रहा है, ये सिक्रीशन का काम कर रहा है। क्या सिक्रीट कर रहा है सर, ये क्या कर रहा है सर, ये एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच का सिक्रीशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर, पैरावेंट्रिकुलर, ये ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कर रहा है, ये पीएन, ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कर रहा है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जैसा कि क्वेश्चन था 2019 में पीवाईक्यू में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आरआरबी का 2019 पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन था, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई या फिर ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑप्शन में था, बट बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर उनको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई दिखा तो ये टिक मार दिए, लेकिन क्या हो गया, वहां पे गलत हो गया। इसके साथ साथ अगर ऑप्शन में क्या दिया है, सुप्रा भी दिया है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई दिया है। तो यहां से भी स्मॉल या स्कैंटी अमाउंट, स्कैंटी बोल सकते हैं, थोड़े से अमाउंट में यहां से भी क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन। तो इसलिए अगर ये और ये ऑप्शन में सिर्फ दिखे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन जाएगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। बट अगर दोनों ऑप्शन के साथ बोथ लिख के आ गया, बोथ, तो ये ऑप्शन आपका टिक रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए लेवल बढ़ रहा है, तो क्या पता क्या पूछ ले, इसलिए आप हर एक ऑप्शन से अवेयर रहिए। और बात है सर, इसका नाम सुप्रा क्यों पड़ा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्यों पड़ा, इसका नाम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्यों पड़ा, तो जाहिर सी बात है। अभी देखिए एक नाम आ गया क्या, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। एक क्या था सर, सुप्रा ऑप्टिक, एक था पैरावेंट्रिकुलर,
पैरावेंट्रिकुलर, ठीक सर, तो दो नाम है। अब इस मैं कहता हूँ मेडिकल टर्म में अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो ये शब्दों को तोड़ दिया करिए। सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा मतलब ऊपर, आसान भाषा में, और पैरा मतलब अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं, कहते नहीं ये पैरा स्पेशल फोर्स में है, पैरा स्पेशल फोर्स में, तो पैरा स्पेशल फोर्स मतलब क्या हुआ, ये स्पेशल फोर्स के अंदर है, ठीक है। पैरा मतलब होता है किसी की चीज के अंदर, किसी चीज के नीचे, बट क्या होता है ये सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा मतलब क्या होता है ऊपर। तो अगर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से होता है ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है इसको सुप्रा बोल दिया गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको पैरा बोल दिया गया। और यहाँ से क्या होता है, ये इनफंडिबुलम से क्या लटका होता है सर, ये लटका होता है क्या, ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अभी देखिए मैं बोला था जैसे कि पासवर्ड जो है आपको इस पीपीटी का पासवर्ड क्या रहेगा, ये रहेगा PRABHAT123, जहां भी मैं इंडिकेशन दूंगा कि हाँ पीपीटी यहाँ पे है, आप ये पासवर्ड डाल के उसको ले सकते हैं। बाकी सर मैंने बात कर लिया किसके बारे में, ये हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में, ये हो गया हमारा थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड किससे लटका होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से इनफंडिबुलम से, इसको भी नोट कर लीजिए, इनफंडिबुलम। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में जब हिट होते हैं ना तो इसको बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं। और सर ये क्या निकलता है, यहाँ से निकलेगा क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, यहाँ से क्या निकलेगा सर, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच, ये दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे, इसमें स्टोर होंगे, जैसा कि मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो ये हो गया सर सिक्रीशन सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, और ये हो गया पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, ये दोनों सिक्रीशन करते हैं, ये किसका एडीएच डाययूरेटिक हार्मोन का करता है, ये ऑक्सीटोसिन का करता है। और क्या करता है सर, ये सिंथेसिस होकर क्या करता है, ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहाँ स्टोर करता है, सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो जाता है, यहाँ पे स्टोर क्या स्टोर होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और क्या होता है ऑक्सीटोसिन। तो बहुत सारे बच्चों का भ्रम होता है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बनता है, नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ स्टोर होता है, मैं 3 बार बोल रहा हूँ स्टोर होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। बनता कहाँ पे है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और किससे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, मेनली अगर ये दोनों बनाता है लगभग, ठीक है। ये लेस अमाउंट में, ये हाई अमाउंट में, दोनों ऑप्शन आया, दोनों में से एक चूज करना हो तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई चूज करेंगे, दोनों आया तो बोथ चूज करेंगे, इसमें आप लोग गलती मत करिएगा। और बात करते हैं, देखिए अब मैंने न्यूक्लियाई के बारे में पीछे बता दिया कि न्यूक्लियाई कहाँ से आया, क्या है, कैसे बनता है, सब कुछ मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई अगर होगा तो न्यूक्लियाई क्या रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन। अब मान लीजिए, अब एक चीज सोचिए, ठीक है, ये मान लीजिए बच्चा एक, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, ठीक है, ये अभी वूम में है, ठीक। तो मान लीजिए इसका क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद क्या हुआ, ये 1 साल का हुआ, 1 ईयर का हुआ, 1 ईयर पे क्या हुआ, अब इसको क्या चाहिए, इसका जो बॉडी है, शरीर है, मतलब इसका जो शरीर है, अब इसको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, क्योंकि छोटा तो रहेगा नहीं, तो ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए इसको, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए। तो ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला, जब बच्चे की बॉडी को ग्रोथ की जरूरत है, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैकेनिज्म भेज रहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ, पॉजिटिव मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं इसको कहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो होता है ना, जब रिक्वायर होता है बॉडी को, तो उस चीज का अमाउंट प्लस में बढ़ता है, तो इसको क्या बोल दिया हम लोग, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। और अगर चुन्नू क्या हुआ, फिर 21 साल का हो गया, 21 ईयर का चुन्नू हो गया, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, बॉडी जो है एकदम फिट हो गया, हेल्दी हो गया, फिट हो गया। अब क्या है, अभी भी अगर ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, तो अब क्या करेगा, बॉडी को जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन, तो ये बॉडी बोलेगा क्या, ये जो न्यूक्लियाई है ना, इसको एक इंडिकेशन मिलेगा कि अब तुम इनहिबिटरी हार्मोन्स निकालो, जो क्या करते हैं, इनहिबिट मतलब होता है रोकना, हार्मोन मतलब होता है केमिकल मैसेंजर, यानी कि एक ऐसा केमिकल पदार्थ जो इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर दे, या कंप्लीट रोक दे, या इनहिबिट कर दे। इस इनहिबिशन को हम लोग क्या बोल दिए हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आया सर, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, यानी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, तो ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे। रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाएगा, ये रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, ध्यान से समझिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, फिर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, ना कि ये न्यूक्लियाई, ना कि ये रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन तो रिलीज करेगा ग्रोथ कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन किसके कहने पे, इस न्यूक्लियाई के कहने पे रिलीजिंग हार्मोन। क्यों, अब ये न्यूक्लियाई क्यों कहेगा इससे, क्योंकि जैसे पढ़ा था ना कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी आ गया, ये हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। तो हाइपोथैलेमस को हमने क्या बोला था, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर या फिर हेड मास्टर। तो हेड मास्टर का काम क्या है, हेड मास्टर जो होता है वो मास्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये मास्टर
कौन आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? ये न्यूक्लियाई के थ्रू क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन करेगा। रिलीजिंग हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजेगा, तो कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन भैया दो हमको, जरूरत है शरीर को। जब शरीर फूल के चौड़ा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? फिर यही न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस का जो न्यूक्लियाई है ये इनहिबिट करेगा इस हार्मोन को, कहेगा भैया रुक जाओ, आप नेगेटिव फीडबैक ले लो, अब ज्यादा मत बढ़ो, शरीर मोटा हो गया है। अब इसके आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? जीएच हार्मोन की इंक्रीज जब ज्यादा हो जाती है एक्सेसिव अमाउंट में, तो इसको बोलते हैं एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली किसको अगर एग्जाम्पल देखना हो तो जो हमारे खली साहब है, इनके अंदर क्या है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में होता है। इसकी पहचान के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं। एक होता है क्या? ये जो चिन्ह होगा, आउटवार्ड चिन्ह होता है, ठीक है, बड़े बड़े आंख होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो फ्रंटल रिसेस होता है ये दोनों उठा होता है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा आप लोग समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ग्रोथ हार्मोन को अगर इनहिबिटरी हार्मोन नहीं मिला, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं मिला, तो ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यूअस अपने मैनर में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो एक बीमारी का नाम ले लेगा। बीमारी क्या बोलेंगे? एक्रोमिगैली। और सर ये एक्रोमिगैली तो बड़ों में होता है, बड़ों में, एडल्ट में जिसे बोलते हैं, एडल्ट में। लेकिन सर अगर यही बीमारी बच्चों में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे सर? आपने कभी मिगेट्स देखा? मिगेट्स, मिगेट्स क्या सर्कस में जो होते हैं, जोकर, छोटे छोटे, अगर नहीं देखा है तो कभी घबराल विकराल देखा, तो उसमें जो घबराल होता है, घबराल, उसके अंदर क्या होता है? वो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि ये इनहिबिटरी हार्मोन ज्यादा होता है, नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट हो जाता है, किससे? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। इस वजह से उसकी ग्रोथ छोटी रह जाती है। तो ये मिगेट्स होते हैं। और बड़े में अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज में, अगर देखिए दो चीज होता है, एक मान लीजिए एडल्ट, ठीक है, एक मान लीजिए आप क्या, चिल्ड्रन, या फिर क्या, ये हो गया एडल्ट, ये हो गया चिल्ड्रन, ठीक है, या इन्फेंट मान लीजिए। अगर इसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन आपका इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर इसमें भी एक ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और एक तरफ क्या हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग टर्म बने हैं, एक ही नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ये एक्रोमाइक्रिया या एक्रोमिगैली है, ऐसा नहीं है। आपको सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, हमेशा दिमाग में रखिएगा, कभी गलत नहीं हुआ। यहाँ एडल्ट में ए आता है, एडल्ट में क्या आता है सर? ए आता है। मास्टर कौन सी ट्रिक बताने वाला, बच्चे कंफ्यूज में है, तो ये ए आता है। तो ए से क्या होता है? एडल्ट। ए से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बढ़ने पे एक्रो, यहां भी आप लगाइए एक्रो। ए से एक्रो, ए से एक्रो, दोनों में एक्रो रहेगा, एडल्ट वाले में एक्रो रहेगा। अब देखिए इसके आगे अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा सर? क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा बॉडी का। जब बॉडी का साइज इंक्रीज होता है या किसी भी ऑर्गन का, किसी भी पार्ट का साइज इंक्रीज होता है तो उसे मिगैली बोलते हैं, मिगैली। जैसे हिपैटोमिगैली, यानी क्या होता है? हिपैटोमिगैली में जो लीवर होता है सूज के बड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से इसको क्या बोल दिया? मिगैली। तो ये यहीं से निकल के आया है, एक्रोमिगैली। रटना नहीं है कुछ, बस थोड़ा सा शब्दों को तोड़ना है, आसान भाषा में समझना है। अब क्या? एक्रोमाइक्रिया, यानी कोई भी चीज जब छोटा रह जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता अपने साइज से, जो उसका नॉर्मल साइज है उससे क्या होता है? दब के छोटा रह जाता है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? माइक्रिया। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो इसलिए माइक्रिया बोल दिया जाता है, एक्रोमाइक्रिया। ठीक सर। तो एडल्ट में ए से याद रखेंगे, और यहाँ मिगेली होता है, मिगेली मतलब बड़ा, बड़ा मतलब शरीर बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन यहाँ कम होगा तो माइक्रिया हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड होता है, चाइल्ड में क्या होता है सर? अब इसके लिए आपको आगे तक बने रहना है, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है ना, ये मैं एमएसएन पोर्शन में अच्छे से कवर कराऊंगा। अभी मैं ज्यादा डीप में आपको नहीं ले जाऊंगा, यहाँ जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया एडल्ट का। बाकी सर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों को कंट्रोल करने वाला सारा चीज बता दिया। अब इसको हेडमास्टर बोलते हैं, पार्ट ऑफ द ब्रेन, एक्ट एज, हाँ एक चीज और, यही एक हाइपोथैलेमस है जो किसका? ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन का। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसल, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है? नीचे। थैलमस, थैलमस एक पूरी फैमिली आती है थैलमस में। थैलमस में क्या? एपीथैलमस आता है, यानी ऊपर वाला थैलमस, फिर उसके बाद थैलमस आ जाता है, फिर हाइपोथैलमस आ जाता है, तो ये इनका पूरा एक फैमिली है, इनको बोला जाता है थैलमस फैमिली। इट इज अ पार्ट ऑफ डायंसिप्लान। देखिए हाइपोथैलमस नाम ही कितना खतरनाक है, तो ये क्या हो गया? डायन हो गया है, इसे याद रखिए। और बाकी जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं ये डायंसिप्लान, एनसिप्लान, जितने भी इसके हैं, टेडी फॉर, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ट्रिक हैं। टेडी, टे से टेलेंसिप्लान, डी से डायंसिप्लान, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? टेडी फॉर, फोर ब्रेन का पार्ट बनाते हैं। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे निमोनिक से बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं याद करवा दूंगा, इसके लिए आप परेशान नहीं रहिए, ठीक है। अब आता है क्या हमारा नेक्स्ट चीज? अब आता है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कैसा देगा एग्जाम में? हमेशा कॉन्सेप्चुअल चीज देगा, आपको डायरेक्ट नहीं देगा। तो अभी देखिए कॉन्सेप्ट वाली चीजें आ गई हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज है। कभी भी आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी जिंदगी में नहीं गलत होगा। तो अभी इसके लिए मैं क्या, सबसे पहला फंक्शन थर्मो रेगुलेशन, एक एक स्लाइड को बारी बारी से अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। अब जो शब्द को मैं बोला हूं नहीं समझ में आता तोड़ दीजिए। थर्मो मतलब थर्म, थर्म मतलब क्या होता है? हीट से है, हीट से है, हीट। और क्या रेगुलेशन मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, सिंपल सी बात है, कंट्रोल करना। अब सब थर्मो रेगुलेशन का काम कितने लोग करते हैं? अब देखिए गिनते रहिए कितने लोग करते हैं। कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी वालों के लिए ट्यूथ ग्रंथ, ट्यूथ ग्रंथ। ट्यूथ ग्रंथ क्यों बोला जाता है? ये क्योंकि मटर के दाने के समान होता है, ये पी से सीड के शेप का होता है, पी सीड शेप, ठीक है।
और कौन करता है सर? ये एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये कैसे करता है तो आप जानिए। बहुत लोग कहते हैं ये पीछे का माथा मेरा गर्म मत करो, तो पीछे वाला यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पोस्टीरियर वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे का माथा गर्म जल्दी होता है, तो ये क्या करता है? गर्म करता है बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि टेम्परेचर को ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है किसको? टेम्परेचर को। कौन करता है? ये पीछे वाला दिमाग गर्म जल्दी होता है, इस वजह से ये क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला पोस्टीरियर, इससे याद रखिए। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा जी? एंटीरियर पिट्यूटरी आगे वाला जो है वो क्या करेगा? ये करता है क्या? डिक्रीज करता है किसको? टेम्परेचर को। तो ये इस तरह से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब आता है कौन? एक आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, ठीक है। थायराइड हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों में से कोई भी हो। तो अब आप जानते हैं थायराइड का काम क्या होता है? थायराइड, थायराइड मेनली फंक्शन क्या करवाता है? बीएमआर का, बीएमआर बसल मेटाबॉलिक रेट, बसल मेटाबॉलिक रेट। एम से क्या होता है? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। तो कभी भी आप देखे होंगे, अगर ये हो गया हमारा एनर्जी, एनर्जी जो कि कैसे फॉर्म में होता है? एटीपी फॉर्म में होता है। एटीपी मतलब क्या होता है? कॉइन के जैसे होता है, सिक्के के जैसा होता है सर। ये सिक्का क्या करता है? एटीपी इसको बर्न आउट करवाता है। बर्न आउट कैसे होता है? इसी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से ये बर्न होता है। जब बर्न होगा तो क्या निकलेगा? हीट निकलता है। हीट निकलता है सर। क्यों हीट निकलता है? अभी पिछले साल RRB 2025, ठीक है सर, पूछा था कि 2025, हाँ 25 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। 2025 में ये पूछा था कि जो एनर्जी होती है सर, एनर्जी नॉन टेक में पूछा था, एनर्जी कभी ना ही डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय नेवर, और क्या नहीं होता है? ना ही ये कभी बन पाता है, यानी कभी मैन्युफैक्चर भी नहीं हो पाता है, बल्कि इसके एक फॉर्म को क्या किया जा सकता है? दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है सर। एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें? फिर हीट में। ये हीट क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। तो क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या किया सर? थायराइड जो होता है, थायराइड इंक्रीज हुआ तो बीएमआर इंक्रीज हुआ। अब आप जोड़ते जाइए तार को, मैंने बोला था रटना कुछ नहीं। ये हो गया थायराइड इंक्रीज हुआ, आपको पता है बीएमआर प्रोसेस करवाता है, तो बीएमआर इंक्रीज हुआ। बीएमआर जब इंक्रीज हुआ तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ सर। और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो आपको पता है कि एनर्जी को एटीपी फॉर्म में हमारे कॉइन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होता है। फिर इसका क्या होता है? बर्न आउट होता है। बर्न होगा तो क्या होगा? इसका सिर्फ एक से दूसरा रूप चेंज हो रहा है, जो कि क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन रूल। यही पूछा था RRB 2025 में, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी में, ठीक सर। ये पूछा था 2025 में कि एक फॉर्म को सिर्फ चेंज किया जा सकता है, ना कि कभी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ना कभी हीट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी से हीट करवा सकते हैं, हीट से एनर्जी करवा सकते हैं। तो ये आपस में इंटरचेंज होता है। कैसे? अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, थोड़ा सा हटके अपने नर्सिंग फील्ड से। मान लीजिए सर ये क्या है? ये एक है पंखा, ठीक है। बड़े बड़े पंखे रेगिस्तान में लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या करवाते हैं? ये जब हवा, इस पे हवा का विंड आता है, विंड आता है, विंड, तो ये क्या करते हैं? अब घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं आपस में। और जब घूमते हैं तो क्या होता है? ये एक मैकेनिकल एनर्जी यहाँ लग रही है ना, ये हवा इसको घुमा रहा है, तो कौन सी एनर्जी लग रही है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, मैकेनिकल फोर्स वर्क कर रहा है सर। ये मैकेनिकल फोर्स इसको किस में बदल देगा? यहाँ वायर लगे होते हैं, मोटर लगा होता है, बैटरी होती है, इसको किसमें? इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है सर, इलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या हो रहा है? एक एयर वाले मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और कभी इलेक्ट्रिसिटी बनाया नहीं जा सकता ना, बल्कि चेंज, उसके रूप को चेंज करके, इंटरचेंज करके। जैसे भी जनरेटर का भी देखिए, जनरेटर में क्या होता है? अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर का काम क्या है? अल्टरनेटर को हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, जनरेटर बोला जाता है, जनरेटर, जो कि 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में। तो ये बेसिक चीजें क्या है? एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बस यही चीजें हैं। इसलिए एनर्जी को कन्वर्ट किया हम लोगों ने हीट में, हीट में कन्वर्ट किया किसके थ्रू? मेटाबॉलिज्म के थ्रू। इसलिए हम लोग को क्या, गर्मी में जब खाना खाते हैं तो इसलिए बहुत सारा पसीना होता है, ठंडक में जब खाना खा लेते हैं तो बहुत तेजी से ठंडी लगता है, क्योंकि उस समय हमारा बीएमआर मेटाबॉलिज्म और ये हीट बर्न आउट, हीट ये एनर्जी कन्वर्जन का रूल लग रहा होता है, इस वजह से होता है। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया थर्मो रेगुलेशन के बारे में। कौन कौन करता है सर? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। और क्या करता है सर? ये सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसे होता है, कॉर्टेक्स मेडुला इस तरह से होता है, इसमें पार्ट होता है जीएफआर करके, तो इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। ये सुप्रारीनल ग्लैंड, ये क्या, कैसे, ये कैसे थर्मो रेगुलेशन करेगा सर? तो पीडियाट्रिक में आप लोग पढ़ेंगे कि एक होता है फैट, वो भी कौन सा? ब्राउन फैट, ब्राउन एडपोज फैट, ठीक है। ये क्या करता है? ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। ये मेनली ज्यादातर क्या पाया जाता है? सुप्राडीनल ग्लैंड, ग्लैंड में, किडनी में, इंटरस्कैपुलर रीजन में पाया जाता है, नेक ऑफ नेक पे, इस तरह से ये फैट पाया जाता है। तो ये एक तरह से क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, जिससे क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है सर। अब तो सर आपने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, थर्मो रेगुलेशन करवाते हैं, ठीक सर। अब देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड वाला जब आएगा तो उसमें वेट वगैरह कैसे क्या होता है सब एक दूसरे से इंटरलिंक करके बताऊंगा, कभी रटवाऊंगा नहीं कि आप लोग इसको रट लीजिए सर, नहीं। अब ये हो गया आपका थर्मो रेगुलेशन सर। अब आता है हंगर एंड थर्स्ट कंट्रोल, ठीक है। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिए मेरी तरफ से, ये लिखिए कॉन्सेप्ट, बस एक चीज ध्यान रखिए। हाइपोथैलेमस कैसे होता है सर? हंगर हुआ, टेम्परेचर हुआ, एंगर हुआ, कंट्रोल हुआ,
किसको कंट्रोल, पिट्यूटरी को, बस। तो हंगर वाला मैंने बताया, क्या कंसेप्ट को याद रखिएगा, बस हंगर, बीएमआर इंक्रीज होगा, बस बीएमआर का खेल लगा दिया, बीएमआर इंक्रीज होगा, यानी कि अब आप सोचिए ये रहा हमारा बॉडी का टेम्परेचर, अब आप ध्यान से देखते जाइए, बॉडी टेम्परेचर ये हुआ इंक्रीज, ठीक है सर, ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारा क्या हुआ, बीएमआर इंक्रीज हो गया, बीएमआर इंक्रीज हो गया, ठीक सर। अब देखिए ये क्या किया, इसको स्टिमुलेट किया, थर्मोरेगुलेशन किया, फिर ये क्या किया, ये थर्मोरेगुलेशन मतलब हीट ऊपर नीचे हो रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज हो गया एग्जाम्पल में, तो बीएमआर इंक्रीज हो गया, होगा कि नहीं होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा, बीएमआर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा सर, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि बीमार बढ़ा है, और बॉडी में क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, एक फॉर्म से बदल के हीट फॉर्म में निकल रहा है, इस वजह से हो रहा है, तो हीट मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आप खुद सोचिए, आपको जब एकदम आप दुल हो जाते हैं ऐसे करके, तो आपको क्या जरूरत पड़ता है, आप लोग खाना खाते हैं, क्या खाना क्यों खाते हैं, ताकि एनर्जी मिले, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हंगर आया ना निकल के, हंगर, तो आप देखिए थर्मोरेगुलेशन से क्या हो रहा है, हंगर से क्या हो रहा है, थ्रस्ट, अब थ्रस्ट को कैसे कंट्रोल करता है सर, फिर देखिए बीएमआर का खेल है, हर जगह आप बीएमआर को देखते रहिए, ये बीएमआर क्या किया, बीएमआर एक तरह से ये जो थ्रस्ट और हंगर में कंट्रोल करता है, ये थायराइड वाले में ज्यादातर काम करता है, ठीक सर। बाकी सर ये जो थ्रस्ट वाला है ये हमारा किस पे, रास सिस्टम पे काम करता है, जो कि मैं किसमें पढ़ाऊंगा, रीनल सिस्टम में, लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें भी थोड़ा बहुत बीएमआर का रोल हो जाता है, जैसे मान लीजिए सर बीएमआर जैसे आपका इंक्रीज हुआ था, तो मास्टर बीएमआर इंक्रीज जब हुआ आपका, तो क्या हुआ, आपको बॉडी का जो टेम्परेचर था वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, या बीएमआर नहीं इंक्रीज हुआ, बॉडी का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ, तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करता है शरीर, वाटर के साथ उस हीट को क्या करता है, शरीर से बाहर फेंकता है, क्या करता है, आउट ऑफ बॉडी फेंकता है, आउट ऑफ बॉडी, ये सर आउट ऑफ बॉडी कैसे फेंकता है, किस रास्ते से, पहला होता है क्या, रिस्पायरेशन से, आप जब सांस लीजिए, देखिए गर्म हवा आती है, क्यों आती है, जब आपको बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस वजह से क्या होता है, जो फ्यूम्स होते हैं, फ्यूम्स मतलब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो हमारे नाक से मुंह से निकलते हैं और लेस देन 0.25 माइक्रो से जो नीचे होते हैं, उनके थ्रू ये क्या करता है, उसमें हीट, अभी आप खुद सोचिए ये गर्म चीज है, ये पानी इसमें के पास रख दीजिए, ये पानी सारा खींच लेगा इस गर्मी, और ये पानी इसी तरह बॉडी से बाहर जब निकलेगा तो क्या करेगा, हीट को ले जाकर बाहर फेंक देगा, तो क्या हो जाएगा सर, बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी, जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा सर, जब कमी हो गई तो क्या होगा, प्यास लगेगा, आया ना। एंगर कंट्रोल, एंगर कंट्रोल में क्या होता है सर, ये स्ट्रेस हार्मोन पर वर्क करता है, जैसे कि अभी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन जितने भी फंक्शन कर रहे हैं उस पर चिड़चिड़ापन होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टी, आप पढ़ते हैं ना, ACTH रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन, दो हार्मोन पीछे बताया था ना आपको, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिनल मेडुला, आप ये ऐसे पढ़ेंगे ना आप कभी या देखेंगे, तो ये एड्रिनल यानी कि जो किडनी के ऐसे किडनी होती है ना, इसके ऊपर जो ग्लैंड होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, इसी को एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये होगा रिलीजिंग और इनहिबिटरी जो कि निकलता है हाइपोथैलेमस से, अगर ये इसको निकालेगा तो ये क्या सिक्रेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन, अभी BTS सॉरी रेलवे RRB 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, पूछा था डायरेक्टली हिट क्वेश्चन हुआ था लगभग सेकंड शिफ्ट में, क्या हिट हुआ था कि स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताओ, तो वहां सिंपल सा था कार्टिसोल, ये कार्टिसोल यहीं से खेल इसका शुरू होता है, कौन, ये यहाँ से निकलता है, सुप्रारीनल ग्लैंड से कार्टिसोल निकलता है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में अच्छे से कवर करूंगा, इसमें GFR होते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, और ग्लोमेरुलोसा से एल्डिस्टेरोन या बेंडाइलोकॉर्टिकोइड निकलता है, ठीक है, और फिर आता है क्या, GF फेसिकुलाटा से क्या, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड सभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के हार्मोन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेस आपको होता है, आप अचानक से फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन आ गया, शेर सामने आ गया, अब करना क्या है, या तो मारना, या तो मरना, या तो भागना है, तीन कंडीशन, तो हमारा शरीर जो रिस्पॉन्स लेगा वो स्ट्रेस हार्मोन क्या सिक्रीट करेगा, कॉर्टिसोल, ये सब क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो आप डेक्सामेथासोन देखते हैं इंजेक्शन जो कहते हैं कटाउट कटाउट, उसी को, वही क्या होता है, सोर्स होता है किस चीज का, स्ट्रेस हार्मोन, और क्या कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसी को बोलते हैं, ठीक है सर। अब थोड़ा सा मैं बताऊं, ये हो गया एंगर, हो गया कंट्रोल पिट्यूटरी, जैसा कि मैं बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो गया ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के ऊपर फंक्शन करेगा, दोनों के ऊपर, एक क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, एक रोकेगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक, मैंने बताया, इसको क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इसके लिए मैं थोड़ा एक नया स्लाइड लेता हूँ और अच्छे से बताता हूँ, यानी होगा क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन किस पे वर्क करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस में, ये मिल्क सिंथेसिस मतलब क्या, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन ये प्रोलैक्टिन है, क्यों है, क्योंकि ये मिल्क सिंथेसिस करता है, मिल्क में क्या पाया जाता है सर, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो कि क्या होता है, बहुत ही बेहद जरूरी होता है, 1 से 3 दिन तक माँ का पीला दूध, ये बहुत ही बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, क्यों फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें GABA जैसे मलेरिया से लड़ने वाले रोग निवारक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत बेहद जरूरी होता है, ठीक है सर। प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, मैं डिसऑर्डर में पढ़ाऊंगा, अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा सर, मिल्क सिंथेसिस का अमाउंट भी इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये इसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करके क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है, अगर ये डाउन होगा तो ये भी डाउन होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गैलेक्टोरिया देखने को मिलता है।
आगे मैं डिस्कस करूंगा इन सब चीजों के बारे में। अब क्या हो गया सर, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहा तो आपका थर्ड आई, इसको थर्ड आई बोला जाता है, तीसरी आंख, अपने शरीर का तीसरी आंख। ये क्या करता है सर, कर कार्डियन रिदम मेंटेन करता है। कर कार्डियन रिदम मतलब आप जब आपको सोना कब है, उठना कब है, यानी कि स्लीप, यहाँ स्लीप पैटर्न मेंटेन करता है। साथ ही साथ अगर एग्जाम में स्लीप और वेक दोनों लिख के आ रहा है और बोथ लिख के नीचे ऑप्शन में दे रहा है तो दोनों सही होता है, क्योंकि स्लीप और वेक पैटर्न को मेंटेन करके चलता है। अब यहाँ पे देखिए सर, बायोलॉजिकल क्लॉक इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे शरीर में, हमको सोना कब है, उठना कब है, क्या करना है, ये यही मेंटेन करके रखता है। कौन? मेलेटोनिन। जो कि किधर से सिक्रीट होता है सर, एक मैं जानकारी खास बात बताता हूँ आपको। ये सिक्रीट होता है जो जो सिक्रेट होता है इसको मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आगे इसका पूरा टॉपिक है एंटीरियर पिट्यूटरी का। बाकी सर हो गया, थर्मोरेगुलेशन कैसे हुआ आपने देखा, हंगर कैसे हुआ, कैंगर कंट्रोल कैसे करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कैसे कंट्रोल बनाता है इतने सारे हार्मोन्स के थ्रू, ये सब क्या कराते हैं। और ये देखिए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये गोनाड डेवलपमेंट में थायराइड, टीएसएच, थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं सर। ये कॉर्टिकॉइड, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड, इसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा कर चुका हूं। मेलेटोनिन को स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट करेगा और रिलीज करेगा, दोनों चीज करता है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ गया देखिए हमारा सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ग्लैंड कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इसको बोल दिया पीयूष ग्रंथि। ये क्या होता है, ये मटर के दाने के समान होता है, मटर के दाने के समान, यानी कि पी सीड शेप का होता है, ठीक है सर। और मटर का दाना कभी उठा के देखिए कि लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 1 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे देखिए इसको और क्या बोला गया, मास्टर ग्लैंड। इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन था, पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, कौन, हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोल दिया गया, हेड मास्टर या ग्रैंड मास्टर, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। और क्या गया, इसका शेप देखा जाए तो पी शेप, पी शेप मतलब मटर के दाने के समान। लोकेशन क्या होता है, स्पिनाइड बोन कैविटी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या, फ्रंटल। ये दो हो गए हमारे कौन से बोन, पेराइटल, ठीक है सर। ये पीछे से क्या गया, ऑक्सीपिटल। ये एक साइड से इधर, एक बैक साइड से, मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लर में बनाता हूँ ताकि उस साइड से लगे। ये हो गया क्या, ये फ्रंटल हो गया, ये दोनों तरफ से। अब ऐसे देखिए, ये आगे तरफ से फ्रंटल आ गया, पीछे से जो कवर कर रहा है ऑक्सीपिटल, दोनों साइड से जो कर रहा है टेम्पोरल, और दोनों ऊपर छत लगा रहा है इसका ब्रेन का, ये स्कल का, ये जो छत लगा रहा है इसको पेराइटल बोला गया है। अब आप खुद सोचिए, अगर छत लग गया तो जमीन तो होगी, तो उस जमीन को रोकने के लिए कौन सी बोन होती है, दो बोन होता है। अभी देखिए ये फ्रंटल है, तो फ्रंटल में क्या पाया जाएगा, आगे ही क्या होता है, आंख होता है। ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखिए, फ्रंटल के साइड यानी फ्रंटल है, इसके सामने आंख पाया जा रहा है, तो ये आंख है, तो आंख को इंग्लिश में बोला जाता है आई। क्या बोला जाता है सर, आई। और ये अगर आई है तो ई से शुरू हो रहा है ना, आई, ई से आई, तो यहाँ जो बेस बना रहा है तो दो हड्डियां होती है ऐसे बेस। तो ये जो पहला हड्डी है इसको बोला गया क्या, इथेमॉइड, ऐसे इथेमॉइड। पीछे वाले को क्या बोल दिया गया, स्फीनॉइड। दो निकल के यहां से आया है क्या, एक आ गया हमारा इथेमॉइड, एक आ गया हमारा स्फेनॉइड। ई से इथेनॉइड, ई से आई, आगे वाला जो है इथेनॉइड, यानी जो आगे से जो ये नीचे फर्श बना रहा है पूरे स्कल का, उसको इथेमॉइड बोल दिया गया। क्यों, इथेमॉइड है, ई से इथेमॉइड, ई से आई, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे स्फेनॉइड यानी जो पीछे से जो छत लगा रहा है, जो ऐसे दो है, इसी के ऊपर सब टिका ना, ये ऊपर खोपड़ी, तो ये स्फेनॉइड पीछे के साइड, इथेनॉइड आई के साइड आगे, ठीक है। तो अब एक चीज और मैं इसमें बताता हूँ, तो यही जो इथेनॉइड है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। आप कभी घोड़े के देखे होंगे, तो घोड़ा में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है, आदमी ऐसे इसी पे बैठता है, ठीक है। अभी मान लीजिए ये घोड़े के ऊपर जो, इसको हम थोड़ा सा ऐसे घोड़ा बना दें, ठीक है। अभी इसको आप इथेनॉइड ही मानिएगा, इसको घोड़ा का वो मत मानिए, मैं थोड़ा सा इसको बस क्रिएटिव आपको याद हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए घोड़ा है, ठीक है, यहाँ से इसकी पूंछ डाल दिए थोड़ा सा, ठीक। तो ये आदमी को अगर बैठना हुआ तो इसी बैठेगा ना, यहाँ जो बैठने वाला जगह होता है, ठीक सर। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो घोड़े के ये जो ऊपर लगा होता है इसको बोला जाता है टर्सिका, सेला, इसका नाम है जो सेला, बट इसको जो बोला जाता है टर्सिका, घोड़े के ऊपर, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठने वाला आसन, हिंदी में घोड़े के ऊपर बैठने वाला आसन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको इंग्लिश में टर्सिका बोला गया। तो ये जो कैविटी है इसको सेला, सेला फोसा, इसको बोला गया क्या सर, सेला, इसी के नाम से पड़ गया है क्या, सेला टर्सिका। और ये जो सेला टर्सिका मतलब कि ये इधर ध्यान दीजिए इमेज में, देखिए ये आपका हो गया क्या, ये हो गया सेला टर्सिका, ये जो आपका स्पेस आ रहा है, ये जो आ गया ये इनफंडिबुलम, जिसपे क्या था, वो पीयूष ग्रंथि लटक रहा था, ठीक है। ये क्या आ गया, ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, ठीक है। ये एक आगे पीछे, ठीक है। ये क्या आ गया, ये हाइपोथैलेमस आपका आ गया। तो इस तरह से इसका कुछ संरचना होता है, ठीक है। देखिए घोड़े पे बैठने वाला, घोड़े के ऊपर बैठने वाला आसन इस तरह से होता है, मतलब टर्सिका का मतलब, इसलिए ये सेल में हमारा जो बॉडी है टोटल सेल का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सेला टर्सिका पड़ गया, ठीक है। अब देखिए हाइपो, हाइपो मतलब होता है नीचे, फाइसिस मतलब लटका हुआ, इसी को इसीलिए हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे लटका हुआ होता है। आया समझ में, कभी रटिए मत,
शब्दों को तोड़िए, हाइपो मतलब नीचे, फाइसिस मतलब लटका हुआ। और इसके वेट की बात करें सर, ये 500 से, जब मैंने बोला कि मटर के दाने, अभी देखिए मैं याद करवाता हूँ, कभी नहीं भूलेगा, मटर के दाने के समान होता है, इतना बड़ा। तो इतना बड़ा मटर होता है, इतनी बड़ी टेबलेट भी आती है, कितने एमजी की आती है, पैरासीटामॉल देख लीजिए 500 से 1000 एमजी के बीच आती है, साइज रही है ना। तो ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, कभी किसी भी चीज का आप वेट देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं उसको। तो ये 500 से 900 एमजी होता है, ठीक है। और साइज की बात करें, 1 से 1.5 सेंटीमीटर या आधी इंच, और एक चीज मैं बताऊं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसको रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब आते हैं इसके पार्ट के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सर जैसा कि मैंने बताया, ये जिसपे लटका हुआ होता है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, ठीक। ये हमारा सर हो गया क्या, हाइपोथैलेमस। ये जो हुआ इन्फंडिबुलम हुआ, इसी को बोलते हैं मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये जो हो रहा है, थोड़ा इसको, हाँ, ये जो वाला पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ठीक है, इसको, ये हो गया क्या हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, एपी। ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पीपी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट डिस्टेलिस, यानी जो दूर वाला होता है, दूर वाले को क्या बोल दिया गया, डिस्टेलिस, ठीक है। और पार्स इंटरमीडिया जो बीच में होता है उसको इंटरमीडिया बोलते हैं, और जो नर्वोसा होता है उसको क्या, पार्स नर्वोसा बोलते हैं। नर्वोसा क्यों बोला गया सर, हमको पता है कि यहाँ पे कुछ होते हैं सुप्रावेंटिकुलर सुप्राऑप्टिक पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई की तरह कुछ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, जैसा कि पीछे बताया हूँ। तो यही बंडल जो क्या है, ये न्यूरॉन से रिलेटेड है, ये न्यूरो से रिलेटेड है, ये नर्वस से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम ये आकर के यहीं पे ईडीएच और ऑक्सीटोसिन का जब सिक्रीशन होता है तो इसी पार्ट नर्वोसा वाले पार्ट में स्टोर होता है। तो ये नर्वस सिस्टम की चीजों को स्टोर कर रहा है। नर्वस सिस्टम की चीज क्या है, एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है, इस दोनों को क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है, इसलिए इसका नाम पार्स नर्वोसा पड़ गया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पार्स नर्वोसा पड़ा है। और क्या करता है, देखिए, स्टोरेज ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायबिटिक हार्मोन, स्टोर कर रहा है इसको, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायबिटिक हार्मोन को। ये दोनों मेनली कहां से निकल रहे हैं, सुप्राऑप्टिक पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई से निकल रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियाई है तो नर्वस से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी नर्वोसा बोला गया, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। पार्स डिस्टेलिस, डिस्टेलिस क्यों बोला गया, क्योंकि दूर है। पार्स इंटरमीडिया बीच में है, इसलिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी पार्स इंटरमीडिया से क्या निकलता है, मेलेटोनिन, जो पीछे मैंने आपको बताया। क्या मेंटेन करता है सर, कर कार्डियन रिदम। ये क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम। अब देखिए, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई, ये क्या, एंटीडायबिटिक हार्मोन सुप्रा, जैसे मैंने पीछे बताया, और ऑक्सीटोसिन वो बनाता है कौन, पैरावेंटिकुलर यानी पीछे वाला। अगर ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन के बारे में दोनों दे रहा है तो दोनों बहुत सही होगा हमेशा, ये प्रायोरिटी में याद रखिएगा। तो देखिए, अब ये पार्स डिस्टेलिस जो है, ये क्या निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन और क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसलिए देखिए, किसी भी शब्द के पहले एडिनो लग गया, एडिनो मतलब होता है ग्लैंड, हमेशा याद रखिएगा। एडिनो, हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे, फाइसिस मतलब लटका हुआ होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एक ऐसा ग्लैंड जो कि क्या, लटका हुआ होता है। अगर इसका कुछ स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से करके, ऐसे करके ऐसे आता है। ये थोड़ा सा इसका ऊपर होता है इसलिए इसको सुप्रा बोल दिया गया था, इसको नीचे था इसलिए इसको पैरा बोला था, ठीक है सर। ये ऐसे दो तरह से होता है, तो इसलिए इसका नाम है एंटीरियर। ये दूर, थोड़ा सा दूरस्थ पे है, दूरस्थ को क्या बोल दिया गया, डिस्टेलिस। अगर ऐसे भी नहीं याद होगा तो ऐसे याद करिए, डाइन। देखिए, हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो फैमिली बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ठीक है, जो खतरनाक लोग होते हैं उनके घर में डायन होते हैं। डायन क्या करते हैं, डायन, DIN, क्या, डिस्टेलिस, एंटीरियर वाला, AIP DIN, आप AIP डाइन, AIP डाइन, दो बार बोल दीजिए, AIP DIN। तो एंटीरियर के पास डिस्टेलिस, अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो आप सिर्फ डाइन याद रखिए, डाइन। ये आगे है, देखिए खुद दिख रहा है, एंटीरियर में है, पोस्टीरियर में है, बीच में है, इंटरमीडिएट में। तो आप खुद ऐसे याद रखिए, एंटीरियर में क्या आ गया आपका, डिस्टेलिस आ गया, फिर क्या, इंटरमीडिएट में इंटरमीडिया, पोस्टीरियर में क्या आ गया, नर्वोसा आ गया। तो इस तरह से आप याद रखिए, देखिए पोस्टीरियर नर्वोसा। अगर ऐसे भूल जा रहे हैं कि ये नर्वस वाला चीज निकल के इसमें आ रहा है तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें दो पार्ट मैंने बता दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बीच में इंटरमीडिएट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से मेनली 6 हार्मोन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कितने हार्मोन, 6 हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इसको आजकल थोड़ा लैंग्वेज टफ देने लगे हैं एग्जाम में, इसलिए ये सोमैटोट्रोपिन याद रखिए, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोला जाता है, सोमैटोट्रोपिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH, अभी मैंने बोला था ना पीछे, TSH यानी थायराइड क्या करता है, हमेशा BMR को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन अगर बढ़ा तो BMR इंक्रीज होगा, और अगर BMR इंक्रीज हुआ तो वेट लॉस देखने को मिलेगा सर, हंगर देखने को मिलेगा सर, थर्स्ट देखने को मिलेगा सर, इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा सर, पसीना पसीना हुआ रहेगा सर, क्यों, क्योंकि BMR बढ़ा है बॉडी का। और देखिए, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जैसा कि पीछे मैं बताऊं, स्ट्रेस हार्मोन, इसका दूसरा नाम कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। देखिए यहाँ एडिनोकॉर्टिको, इसमें भी कॉर्टिको है, इसमें भी कॉर्टिको, ये कभी नहीं भूलेगा। और देखिए यहाँ पे थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में थायरोट्रोपिन है,
तो ये थायराइड से रिलेटेड थायरोट्रोपिन, ये दोनों भी नहीं भूलेगा। बस ये जो बचा बाकी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसा कि मैंने बताया, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है? मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, लेकिन लेट डाउन रिफ्लेक्स अगर पूछ रहा है, यानी कि मिल्क को निकालने में हेल्प कौन करता है, तो वो ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या सकिंग, ये दो चीज हेल्प करते हैं किसमें? प्रोलैक्टिन में। प्रोलैक्टिन क्या करता है? सिंथेसिस करवाएगा, और ये जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है इसको करवाएंगे। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मान लीजिए एलएच, ये आपका 30 दिन का साइकिल है। ठीक है, 30 दिन के साइकिल में ये इधर जो होता है, ये क्या होता है? कांस्टेंट फेज होता है। कांस्टेंट फेज हमेशा कितना? 14 डेज का फिक्स होता है। तो बाकी अगर 30 दिन का है तो 14 घटा दिए तो आगे का 16 आ गया, 16 डेज। ठीक है, तो ये जो 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन यानी कि क्या? ये हो गया हमारा ओवरी। इस ओवरी में क्या होता है? ये फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। तो ये जो एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही एफएसएच इसको क्या करेगा? आएगा, कहेगा भैया उठो जाओ, यानी कि इसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम्हारा काम आ गया है, अब उठो, निकलो और चलो काम करो। तो ये क्या हुआ? ये निकले यहाँ से। अब यहाँ से जब निकले तो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाए। तो जब ये मेच्योर हो गए तो इसका जब 14वां दिन आया, यानी 40 दिन पे, तो ये क्या हुआ? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन हथौड़ा लेके आया, इसको मारा, टूट गया। ठीक है, इसी को क्या बोल दिया गया? ओव्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। 6 हार्मोन के नाम नहीं याद हो रहा है तो फ्लैट की याद कर लीजिए। एफ से क्या हुआ? फॉलिकल एफएसएच, एस एल से एलएच, ए से एंटीरियर पिट्यूटरी, टी से क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, पी से क्या हुआ? प्रोलैक्टिन हो गया, आई से कुछ नहीं होता है, जी से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन हो गया। अब देखिए इंटरमीडिया से, जैसे मैंने बता दिया, पार्ट इंटरमीडिया से निकलता है कौन? मिले तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। मिलेनोसाइट को जो स्टिमुलेट करता है, मिलेनोसाइट को, और क्या बोलते हैं? कार्डियन रिदम मेंटेन रखता है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। थर्ड साइकिल, थर्ड आई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल को अवेयरनेस में मोड में रखता है, या फिर आपको नींद लाने में यही हेल्पफुल करता है। यह क्या है? ये हार्मोन है, कार्डियन रिदम मेंटेन करता है, मेलाटोनिन के द्वारा करवाता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला जो पिट्यूटरी है उसके बारे में मैंने बताया ना, एक एंटीडायरेटिक, एक ऑक्सीटोसिन, दोनों किससे निकल रहे थे वो याद करिए। एग्जाम का जो बंडल था दोनों गुच्छा था, एक सुप्राऑप्टिक, एक पैरावेंट्रिकुलर, एक सुप्राऑप्टिक, एक पैरावेंट्रिकुलर, ये दो चीजें थी। ठीक है, बाकी हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड और बाकी इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या बच रहा है, ये तो एक वीडियो लेक्चर हो गया। ठीक है सर, अब इसके आगे क्या है? एक लेक्चर में लाऊंगा जिसमें क्या होगा? थायराइड वगैरह छोटे छोटे जितने ग्लैंड है उसको खींच लेंगे। फिर एक लास्ट में मैं लाऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? हमेशा ये। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान लोगे, सुप्राडीनल ग्लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, सुप्राडीनल ग्लैंड के जो मेडुला वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में 3 होता है, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसका एक अलग से पार्ट बनाऊंगा। तो ये 3 लेक्चर हो गए हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। ठीक है सर, इसके बाद मैं क्या शुरू करूंगा? डिसऑर्डर शुरू करूंगा। और मैं वादा करता हूँ डिसऑर्डर में आपको एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। अगर एक पूछ पकड़ लिया, उस एक पूछ से पूरे बॉडी को आप हिला सकते हैं। अगर एक तार में से एक चीज पकड़ लिया ना, पूरी बुनाई आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सिम्टम आपको अगर ऐसे मिल गया ना, दिख गया सामने, इससे आप क्या करते हैं? सारी चीजों को निकाल सकते हैं। हाँ, ये ऐसे हो रहा है, बॉडी ऐसे मेंटेन कर रहा है, बीमार घट रहा है, बीमार बढ़ रहा है, प्यास लग जाएगा, भूख और लगेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट और होगा। इस तरह से इंटरकनेक्ट करो आपस में चीजों को, तो कभी भी नहीं बोलेगा। इससे क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है हमारे अंदर। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कहीं कोई कमी रख रहा हूँ तो उसको कमेंट में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा ना, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और मैं चीजों को, अगर अभी भी आपको हार्ड लग रहा है ना, तो आप कमेंट जरूर करिए और बोलिए उसमें कि हाँ सर ये चीज आपका हार्ड लगा। तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज को इतना सिंपल बनाऊं कि एक बच्चा, बेसिक का बच्चा भी उसको समझ जाए। चलिए थैंक यू।